अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कनाडा से मुताल्लिक अहम वो स्टोरीज रखते हैं जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कनाडा में पेश आने वाले वाकयात पर मुनहसिर होती हैं। तो आज की हमारी कनाडा हाइलाइट्स की पहली स्टोरी क्यूबिक से रेलिवेंट है, क्योंकि क्यूबिक के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया जो कि एक टैक्सी ड्राइवर के साथ पेश आया और उस पर नस्ल परस्ती का इल्जाम आयद किया गया। लेकिन चूंकि कनाडा की हुकूमत और कनाडा की पूरी रियासत माइनॉरिटीज के राइट्स पर मुकम्मल यकीन रखती है और इस वाक़े के हवाले से मुकम्मल छानबीन के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया कि जिस शख्स की जानिब से ये तमाम तर चीज़ें इनिशिएट की गई थी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई और कानूनी चाराजोई के बाद उस पर जुर्माना भी आयद किया गया। हुआ कुछ यूं कि 33 साला एक शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका नाम अली है और वो टैक्सी ड्राइवर है, जब उसकी टैक्सी में एक मुसाफिर बैठा और उस मुसाफिर का नाम बताया गया है कि पैरी रॉड्रिक, जो कि उसका एक गाहक था, उसका एक क्लाइंट था, तो उसने उसके साथ चपकलिश शुरू की और उस चपकलिश की बुनियाद पर उसने उस पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए और उसे मुसलमान होने के नाते उसने नस्ल परस्ती का, रैकिज्म का, या ये कह लीजिए कि उसको डिग्रेड करने का सिलसिला शुरू किया। पहले उसने अपने अल्फाजों से, अपने माउथ ऑफ वर्ड के जरिए उसको हर्ट करना शुरू किया और उसके बाद जब वो हाथापाई वाली नौबत पर उतर आया तो टैक्सी ड्राइवर, जो अली नाम का टैक्सी ड्राइवर है, उसकी जानिब से बड़ी अक्लमंदाना एक हिकमत अमली अपनाई गई कि वो बहुत ही स्लो करते हुए अपनी स्पीड को मकामी पुलिस स्टेशन तक उस शख्स को ले गया ताकि पुलिस की रिकॉर्डिंग में, पुलिस के रिकॉर्ड में ये तमाम तर वाकया शामिल हो सके। अली ने यह भी बताया कि इससे कबल भी उसके साथ इस किस्म के वाकयात पेश आ चुके हैं और मई 2019 में भी इसी किस्म का एक वाकया क्विक सिटी के न्यू फेस्टिवल में भी पेश आया है, जहां पर उसको उसके रिलीजन की वजह से, उसकी कास्ट की वजह से रैकिज्म का निशाना बनाया गया, या ये कह लीजिए कि उसको उसके मज़हब की वजह से या माइनॉरिटीज़ में शामिल होने की वजह से डिग्रेड किया गया। तो ये भी इस हवाले से मालूम हुआ है कि उसने मज़ीद तकरार को नहीं बढ़ने दिया टैक्सी ड्राइवर ने, लेकिन जब उसने इस बात को महसूस किया कि अब बात हाथापाई वाली नौबत पर आ रही है, यानी उसके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है, तो उसने बहुत ही आसानी के साथ अपनी टैक्सी की स्पीड को स्लो किया और मकामी पुलिस स्टेशन तक वो पहुंचा, जहां पर जो उसका पैसेंजर था, रॉड्रिक के नाम से इसका जाहिर किया गया है, नाम पैरी रॉड्रिक के नाम से, उस पर बाकायदा तौर पे पुलिस ने चार्ज किया है और उसको $400 की अदायगी करने को कहा गया है उस टैक्सी ड्राइवर को जिसका नाम अली है, और साथ ही $1000 की एक और अदायगी का उसको जुर्माना आयद किया गया है और वो किसी खैराती इदारे को करेगा। यूं उस पर $1400 आयद किए गए हैं और साथ ही उसको इस हवाले से भी सज़ा दी गई है कि वो 3 साल के लिए क्यूबिक सिटी को छोड़ देगा। तो ये उसके लिए एक बड़ी सज़ा भी है, साथ ही उन लोगों के लिए एक किस्म का इंदिया भी है जो लोग कनाडा में रहते हुए माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं रखते, या फिर ये कह लीजिए कि वो नस्ल परस्ती के शुबे में या नस्ल परस्ती की आड़ में लोगों को डिसहार्ट करते हैं। इस तमाम तर वाक़े के दौरान मोबाइल वीडियो भी कवर की गई ताकि सबूत के तौर पे अली उसको पेश कर सके और साथ ही जो है इस मोबाइल वीडियो के ज़रिए उसको आसानी हुई अपने आप को जस्टिफाई करने में। तो ये हमारे आज कनाडा हाइलाइट्स की पहली स्टोरी है जो हमने आपके सामने रखी। आज कनाडा हाइलाइट की दूसरी स्टोरी जो कि मौसम बहार से मुताल्लिक है, क्योंकि अब मौसम बहार का आगाज़ हो रहा है और क्यूबिक में रहने वाले वो लोग जो ये जानते हैं कि इस मौसम में वो अपने हॉलीडेज़ किस तरीके से एंजॉय करते हैं हर साल, लेकिन कोविड-19 की वजह से जहां गुज़िश्ता साल उनको मुश्किलात का सामना रहा, इस साल वो अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय करने का मुकम्मल तौर पर प्लान बनाए हुए हैं कि स्प्रिंग के इस पूरे सीज़न को वो एंजॉय करें। ना सिर्फ क्यूबिक बल्कि ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर भी रहने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ा अहम मौका है, लेकिन दूसरी जानिब कोविड-19 की सिचुएशन से भी उनको निपटना होगा और इसी हवाले से जहाँ मौसम बहार का एक पूरा सीज़न शुरू हो रहा है, वहीं वबाई अमराज जो कोविड-19 की सूरत में हमारे सामने है, उसके तनाजुर में हुकूमतों की जानिब से, चाहे ब्रिटिश कोलंबियन हुकूमत हो या फिर क्यूबिक की प्रीमियर के अंडर सुपरविजन चलने वाली इंतज़ामी उमूर का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, उन सब की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। लोगों का ज़्यादातर ये इस सीज़न में रहता है कि वो स्नो बोर्ड करें और इसके लिए वो ब्रिटिश कोलंबिया का रुख करते हैं, वहाँ पर जो पहाड़ मौजूद हैं उधर भी वो जाते हैं, जहाँ उनकी ये सैर व सयाहत और तफरीही होती है, वहीं वो अपने साथ फैमिली का एक बड़ा अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। लेकिन इस वक्त ये देखा जा रहा है कि जो क्यूबिक के सयाह हैं जो वहाँ पर आना चाह रहे हैं
उनको कुछ एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं। कुछ मुसाफिरों के भी इस हवाले से जो इंटरव्यूज़ सामने आए हैं, जो शॉर्ट्स उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को दिए हैं, उसमें बताया गया है कि इस वक्त जो क्यूबिक के हालात हैं उसमें वो ये चाहते हैं कि वो लुत्फ़अंदोज़ हों उस पूरे सीज़न में बर्फ़बारी से। यानी सयाहों की ये ख्वाहिश है कि बेशक वो SOPs पर भी अमल दरामद कर लें, लेकिन वो इस पूरे सीज़न को इंजॉय करना चाहते हैं। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, लेकिन अगर मॉन्ट्रियल के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर इस वक्त रेस्टोरेंट्स कई मकामात पे बंद हैं। इसलिए मॉन्ट्रियल यानी क्यूबिक में रहने वाले जो इस वक्त लोग हैं, जो सयाह वहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया जा रहे हैं या वो स्नोबोर्ड करना चाहते हैं, तो उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो ये कर सकें। लेकिन जब हम वाइल्ड के जो कि कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं मार्क रिडेल, उनका जब हम बयान देखते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर प्रोटोकॉल्स पे अमल दरामद नहीं होता और ये तमाम तर लोग या उनके साथ आने वाले मेहमान पहाड़ पर जाना चाहते हैं तो हम इसी बात को तनाजुर में रखेंगे, यानी इसी बात को हम कंसीडर करेंगे कि आया कि उनको इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, लेकिन SOPs पे अमल दरामद होना ज़रूरी है। विस्लर के जो मेयर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि गैर ज़रूरी सफ़र के ख़िलाफ़ सिफारिशात के बावजूद जो लोग कम्युनिटी के साथ वहाँ पर आना चाह रहे हैं, हम उनको यही कह रहे हैं कि वो अपनी जगह पर स्टे करें, मत आएँ, और हम उन्हें यही कह सकते हैं कि वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि इससे कोविड-19 के नए केसेस पैदा होने का भी खदशा पैदा हो जाता है। दूसरी जानिब ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर हैं जॉन हॉर्गन, उन्होंने कहा है कि कोई सफरी पाबंदी तो नहीं होगी, और ये उन्होंने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन में वो ये ज़रूर कहना चाह रहे हैं कि इस सफरी पाबंदी ना होने के बावजूद लोगों को खुद अपने तौर पर एहतियात करनी होगी। मुसाफिर या ये कह लीजिए जो सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, वो बड़ी दिली ख्वाहिश रखते हैं कि वो ब्रिटिश कोलंबिया भी जाएं और वो स्प्रिंग के सीज़न को क्यूबिक में भी और ब्रिटिश कोलंबिया में भी भरपूर तौर पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। आज कनाडा हाईलाइट की तीसरी स्टोरी कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से है, क्योंकि उम्र रसीदा अफराद और बुजुर्ग शहरियों को प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीनेशन फराहम करने का प्लान तरतीब दिया गया था, लेकिन जब 91 साला खातून जिनका नाम जैन हॉल्डन बताया गया है, उन्हें अपने मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा कतार में लगकर इंतज़ार करना पड़ा, तो ये उनके लिए एक पेचीदा अमल साबित हुआ और सबसे ज़्यादा इरिटेशन प्रोसेस होने के बावजूद उनके लिए ये एक नागवार सूरत हाल थी, क्योंकि ज़्यादातर उम्र रसीदा और बुजुर्ग शहरियों को सेहत के दीगर मसाइल भी होते हैं और वो इतना ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कर सकते। जो प्लान उमूर सेहत की जानिब से तरतीब दिया गया उसमें यह बात तय थी कि 3000 अफराद को रोज़ाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन फराहम की जाएगी, और वैक्सीनेशन के जो शॉट्स हैं वो 1 से ज़ायद हैं, लिहाजा बहुत सारे जो इसमें उम्र रसीदा अफराद हैं उनकी ये कोशिश थी कि वो एक दिन में 2 शॉट्स भी लगवा लें, लेकिन जब उन्हें एक ही शॉट लगवाने में यानी वैक्सीनेशन का एक ही इंजेक्शन हासिल करने में इतनी ज़्यादा वेटिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, तो उनके लिए ये एक इरिटेशन का प्रोसेस भी साबित हो रहा है, और साथ ही उनके लिए जो मुश्किल मरहला साबित हो रहा है वो इंतज़ार का है, फैसिलिटेशन का है। ये भी आपको बताएं कि वो अफराद जो इसमें उम्र रसीदा अफराद हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीनेशन फराहम की जानी है, उनकी कम अज़ कम जो उम्र की हद रखी गई है वो 70 साल है, यानी मॉन्ट्रियल के वो तमाम तर शहरी जिनकी उम्र कम अज़ कम 70 साल है या 70 साल से ज़्यादा है, तो इन शहरियों को सबसे पहले वैक्सीनेशन फराहम की जा रही है। और CIUSS के जो डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फ्रांसाइन डोपियोस, उन्होंने कहा है कि हम इस हवाले से बिल्कुल तैयार नहीं थे कि इतने ज़्यादा लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें, लेकिन हमारे पास ये प्लान मौजूद था, लेकिन अब उन्होंने जो वेटिंग प्रोसेस है उसको इंतहाई शॉर्ट करने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि हमने कंप्यूटर की मदद से ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि अब आने वाले बुजुर्ग शहरियों को इंतज़ार ना करना पड़े और वो अपॉइंटमेंट लेकर आएँ, यानी उनके पहले से अपॉइंटमेंट तय हो और वो उसी टाइम पर पहुँचें और उनको ज़्यादा इंतज़ार करने का यानी 90 मिनट इंतज़ार उन्हें ना करना पड़े। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि लाइन में लगने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर लोग सेकंड डोज के लिए या फिर सेकंड डोजेस की फराहमी के साथ साथ सेकंड शॉट के लिए कि वैक्सीनेशन की वो दूसरी खुराक भी हासिल कर सकें, अगर उसके लिए भी लाइन में लगते हैं तो भी उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें अपॉइंटमेंट लाजमी लेना होगा। इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के ज़रिए, इस कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस के ज़रिए रोज़ाना 3000 अफराद को वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, और जिन अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है उसमें उम्र रसीदा अफराद
शामिल हैं। लेकिन फिर भी महकमा सेहत के लिए ये एक परेशानी की सूरत हाल है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना कोई आसान काम नहीं है। और इसके लिए जो स्टेडियम लिया गया है, ये एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहाँ पर उसको वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। और भी इसके अलावा जो मेट्रो स्टेशन हैं और मुख्तलिफ मकामात हैं मॉन्ट्रियल के, तकरीबन 76 मकामात 76 ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये भी बताया गया है कि इस तमाम तर प्रोजेक्ट के ऊपर $30,63,796 के अखराजात अब तक आ चुके हैं और इसमें मज़ीद 5 हफ्तों का वक्त लगेगा इस पूरे प्रोसेस को तय करने में, जिसमें मेट्रो स्टेशन और मुख्तलिफ लोकेशंस हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन फराहम की जाएंगी, ताकि इस स्टेडियम के अलावा भी लोगों को उनकी करीबी जगहों के अपॉइंटमेंट मिल सकें और वहाँ पर जाकर वो अपनी वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस को मुकम्मल कर सकें। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त महकमा सेहत की ये भरपूर कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, ताकि जो एमरजेंसी की सूरत हाल अस्पतालों में मौजूद है, ICU में बढ़ते हुए केसेस हैं, उनकी तादाद कम की जा सके। और वैक्सीनेशन के बाद ये कवी इम्कान है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं उनकी तादाद में भी बिलतरतीब काफ़ी हद तक कमी आएगी। और इसका ना सिर्फ इम्कान है बल्कि ये एक तयशुदा बात है। तो अब वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस से हर कोई मॉन्ट्रियल में रहने वाला शहरी गुजरना चाहता है। प्रायोरिटी बेसिस पर उम्र रसीदा और बुजुर्ग अफराद चाहते हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन पहली फुर्सत में लगाई जाए, लेकिन इंतजामी उमूर में अभी मुकम्मल तौर पे वो फ्रीक्वेंसी, वो एफिशिएंसी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त कोशिश कर रही है कि वो विद एफिशिएंसी, यानी वो भरपूर तौर पे, एफिशिएंटली तौर पे और टाइम मैनेजमेंट के साथ लोगों को बगैर किसी शिकायत के वो इन लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, बिलखुसूस वो लोग जो उम्र रसीदा और बुजुर्ग शहरी हैं। और इसी तनाजुर में मुख्तलिफ लोकेशंस भी मॉन्ट्रियल में तय की जा रही हैं, जिनकी तादाद अब तक 76 यानी 76 लोकेशन सामने आई हैं। और जो बजट है वो भी हमने आपके साथ शेयर किया है कि इस बजट में रहते हुए मॉन्ट्रियल का महकमा सेहत ये काम कर रहा है। कनाडा हाईलाइट की आज की चौथी स्टोरी मॉन्ट्रियल और क्यूबिक से ही रेलिवेंट है और कोविड-19 के आपको ताज़ा आदाद शुमार से भी आगाह करेंगे, क्योंकि मॉन्ट्रियल के अंदर इस वक्त जो केसेस हैं उसमें कुछ नए केसेस क्यूबिक के जो बिल उमूम तमाम तर मजमूई केसेस का अगर हम जायज़ा लें तो 613 नए केसेस सामने आए हैं। और साथ ही आपको ये बताएं कि इन तमाम तर केसेस में 6 नए अमवात के केसेस भी शामिल हैं। अब तक जब से ये पेंडेमिक हमारे सामने आया है कोविड-19 का, उसमें जिन अफराद के कंफर्म केसेस हैं उनकी तादाद तकरीबन 2,88,353 तक जा पहुंची है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शुरू दिन से लेकर आज तक कोविड-19 की वजह से सिर्फ क्यूबिक के अंदर 10,399 अफराद की जानें लुक़मा अजल बन चुकी हैं, यानी वो उनको मौत वाक़ई हुई है कोविड-19 की वजह से। इस वक्त अगर अस्पतालों की बात की जाए तो तकरीबन 612 अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं और इसमें गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 11 मज़ीद अफराद का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर ICU की बात की जाए, यानी वो अफराद जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक है, उनकी तादाद 122 है, जिनमें से मुतादिद लोग वेंटिलेटर पर भी मौजूद हैं। अब तक तकरीबन 6,308 डोजेस फराहम किए गए हैं वैक्सीनेशन के, और ये गुज़िश्ता संडे के आदाद शुमार हैं। लेकिन अब तक अगर हम मुकम्मल यानी टोटल आपको बताएं कि कितनी वैक्सीनेशन डोजेस फराहम किए गए हैं, उनमें 4,38,815 डोजेस शामिल हैं, जो 14 दिसंबर से लेकर अब तक फराहम किए गए हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट किया जा सके और उनकी जान को महफूज बनाया जा सके। आज कनाडा हाईलाइट की 5वीं स्टोरी जो कि सऊदी अरब से मुंसलिक है, क्योंकि वो पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में मुख्तलिफ प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, इनमें ज़्यादातर वो लोग जो कि लेबर तबका है, या फिर ये कह लीजिए कि वो मुख्तलिफ प्रोफेशंस में अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना रहता है। इन मुश्किलात के हल के लिए तमाम ही ममालिक में अपने लोगों के लिए, जो अपने ममालिक के लोग, मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोग दूसरे मुल्क में काम कर रहे होते हैं, उनकी फैसिलिटेशन के लिए सिफारत खाने, एम्बेसीज़ और कौंसल जनरल्स के हाउसेस मौजूद रहते हैं। इसी तनाजुर में सऊदी अरब में भी कौंसलेट में, पाकिस्तानी कौंसलेट के अंदर ये तमाम तर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, ताकि वो तमाम तर लोग जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनके मसाइल को सुना जा सके और उनके मसाइल सुनने के साथ साथ उसका हल भी निकाला जा सके। तो सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज की जानिब से इस खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, और इसी हवाले से आज हम आपको प्राइम कनाडा के इस प्रोग्राम कनाडा हाईलाइट्स में खुसूसी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारतखाने में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया,
जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने दीगर सिफारती अफसरान के हमरा वर्कर्स के मसाइल सुने। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सिफारत खाने पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान के हुक्म पर सऊदी अरब में वर्कर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। चांसरी हॉल में मुनक्किदा खुली कचहरी में सैकड़ों पाकिस्तानी वर्कर्स ने पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज समेत दीगर अफसरान के सामने अपने मसाइल बयान किए, जिनमें ज्यादातर मसाइल अकामा की मियाद के खात्मे, हरूब समेत कंपनियों की जानिब से तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल भी शामिल थे। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने कहा कि मसाइल को हल करने में सिफारत खाना पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा करता है और मुसलसल सऊदी हुक्काम के साथ राब्ते में रहकर वर्कर्स को दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश की जाती है। तकरीबन सारे मसले हैं जी। यहाँ पे जो पाकिस्तानी माशाल्लाह सऊदीया में हैं, इनके जो बेशतर मसाइल हैं वो या तो हरूब रिलेटेड हैं, लेबर के बहुत इश्यूज़ हैं और मतलूब के अलावा हरूब के बहुत केसेस हैं। और हमारे पास खुली कचहरी के अंदर अमूमन इस तरह के हज़रात बहुत ज़्यादा आते हैं जो अपनी अपनी दरख्वास्तें देते हैं और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि सऊदी हुकूमत के साथ इन केसेस को टेकअप करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हरूब केसेस जो हैं, जैसे मैंने शुरू में अनाउंसमेंट की कि 25 से ज़ायद केसेस ये दिन के नहीं लेते, और जो मतलूब केसेस हैं या लेबर केसेस हैं बल्कि वो अब 25 का हिस्सा इन्होंने रखा हुआ है पूरे हफ्तेवार के लिए। तो हमारे लिए जो इस वक्त जो दिक्कत आती है वो इसकी आती है कि रिक्वेस्ट्स ज़्यादा हैं और जो हमारे से आगे सऊदी हुक्काम तक जाते हैं वो थोड़ा सा कम फ़्लो है। बट बहरहाल हम हुकूमत के साथ भी यहाँ पे एक किस्म की नेगोशिएशंस कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये ज़रा नंबर बढ़े ताकि हमारे पाकिस्तानियों को सहूलत मिले। पाकिस्तानी सिफारत खाने की खुली कचहरी में नायब सफ़ीर ज़िशान अहमद, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी मलिक अबू बकर और नवेद अफजल समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कनाडा हाईलाइट की आज की आखिरी स्टोरी पाकिस्तान से मुतालिक बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक नॉलेज शेयरिंग के तौर पे भी और एक पॉलिटिकल नॉलेज के तौर पे भी इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान में 3 मार्च बरोज़ बुध यानी आज के दिन सेनेट के इंतखाबात का इनेकाद किया गया है। सेनेट के इंतखाबात यानी ऐवान बाला, जो कि अपनी नौयत के एक बड़े ही मुनफरिद इंतखाबात होते हैं, क्योंकि इसमें अवामी राय दही का ज़ाब्ता तौर पे अमल दखल नहीं होता, लेकिन वो तमाम तर नुमाइंदे जो अवाम ने मुंतखब किए होते हैं सूबाई असम्बलियों में, वो नुमाइंदे इस बात के अहल होते हैं कि वो सेनेटर्स का इंतखाब कर सकें। तकरीबन 6 से 7 सेनेटर्स मिला के मुख्तलिफ असम्बलियों के अपने अपने रेशोज़ हैं। अगर मैं सिर्फ सिंध असम्बली की बात करूँ तो 6 से 7 MPs मिलकर जो भी वोट सिमिलर कास्ट करेंगे तो उस पार्टी के उस शख्स को और उस कैंडिडेट को वो वोट कास्ट किया जाएगा या तस्वुर होगा जो पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड होगा सेनेट की सीट के लिए। सेनेट की सीट का पूरा ड्यूरेशन तकरीबन 6 साल का होता है और हर 3 साल के बाद ये इंतखाबात होते हैं, यानी 50% सीट्स के लिए हर 3 साल बाद ऐवान बाला की इस नशिस्तों के लिए इंतखाबात का इनेकाद किया जाता है। लेकिन अफसोस का अमर यह है कि पाकिस्तान में होने वाले सेनेट के ये इंतखाबात जो अपनी नौयत के जहां मुनफरिद इंतखाबात होते हैं और अपर हाउस के इंतखाबात होने के नाते अपनी एक बड़ी ही अहमियत की पोजीशन रखते हैं, क्योंकि जो भी कौमी असम्बली से बिल मंजूर होते हैं बिलाखिर उन्हें सेनेट पहुंचना होता है और सेनेटर्स की जो इत्तेफाक राय या उनकी नामंजूरी कह लीजिए या मंजूरी कह लीजिए या मुस्तरद करना या मंजूर करना, इस तमाम तर प्रोसेस से होने के बाद ही एक पूरा कानून पाकिस्तान का बनता है। यानी ये कानून साज असम्बली का वो बुनियादी और सबसे टॉप प्रायर मरहला है जहां पर अवामी नुमाइंदगी का एक भरपूर नौयत का हमें मुजाहरा दिखता है। लेकिन अफसोस का अमर यह होता है कि जब इन सेनेटर्स को बाकायदा तौर पे ख़रीदा जाता है, जब इनके वोट्स ख़रीदे जाते हैं यानी MPs को ख़रीद लिया जाता है और इनकी बोलियां लगती हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इस साल जो मुबस्सिरीन की राय है वो ये है कि इस साल 2021 में सेनेट के इंतखाबात में कम अज़ कम बोली 30 करोड़ रुपए की लगी है। यानी इस 30 करोड़ रुपए से नीचे कोई भी सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकेगा अगर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सेनेटर्स मुंतखब हों, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग वो इंतहाई बदतरीन मरहला है जिसके खात्मे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिया जा रहा था। लेकिन जब
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया जो कि 4-1 के रेशो से था। उसमें वाज़ेह तौर पे कोर्ट ने बता दिया कि सदर पाकिस्तान ने जो कंसिडरेशन कोर्ट को दी कि कोर्ट इस पे अपनी क्या राय रखता है, यानी हमारी रहनुमाई करे, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह तौर पे कह दिया गया कि खुफिया राय शुमारी के जरिए ही ये इंतखाबात होंगे, यानी ओपन बैलेट के जरिए नहीं होंगे, शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं होंगे। जबकि तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि शो ऑफ हैंड के जरिए ये इंतखाबात हों ताकि हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीदो फरोख्त, करप्शन का मरहला ना सामने आए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अगर ये खुफिया राय शुमारी के जरिए हो भी रहे हैं और जो भी इसके नताइज आते हैं, पाकिस्तान की सियासत पर इसके बड़े गहरे असरात पड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ रोशन इम्कानात भी हैं, नताइज आने के बाद ये चीज़ें मजीद वाज़ेह होंगी, लेकिन हम तज्जिया लेंगे इस पर। और हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान लाहौर से सीनियर तज्जियाकार हैं कर्नल रिटायर्ड जाफर रिजवी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जाफर रिजवी साहब, आपने कैनेडा हाईलाइट्स को वक्त दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तब्दीली सरकार ने तब्दीली के बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि वही खुफिया राय शुमारी के जरिए वही खरीदो फरोख्त, वही कीमतें लगना और वही एक सूरत हाल के जो हर साल हम यानी हर दफ़ा के सेनेट इलेक्शन में देखते रहे माजी में, वही एक मरतबा फिर हमारे सामने है। तो क्या अच्छी तवक्को रखी जा सकती है या क्या रोशन इम्कानात हमारे सामने मौजूद हो सकते हैं इस तब्दीली सरकार के? उमर, आपने पूछा रिगार्डिंग ये जो आज इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट में। देखें, बात यह है कि तब्दीली सरकार की जहाँ तक नारा है और जो भी उनका मोटो है, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से भी हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, और उन्होंने व्हाट्सएवर जो भी उनके बस में है या है हो सका है उन्होंने किया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस तरह के जो इलेक्शंस हैं जैसे ये हैं या नेशनल असेंबली के, सूबाई असेंबली के जो भी आप इलेक्शंस हैं, इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, और इसके अलावा बरादरी सिस्टम, लसानी सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेनेट में थोड़ा सा इनसे और भी फ़र्क है कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड से लोग होते हैं और एक एक सूबाई असेंबली से कुछ कुछ वोट चाहिए होते हैं, किसी से 6, किसी से 8, किसी से 10, किसी से 2, किसी से 1। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पैसा चलता है, और मतलब क्या बताएं अभी। तो अफसोसनाक इन द सेंस के प्रूव्ड लोग हैं, यानी ऐसे ऐसे प्रूव्ड लोग हैं जिन्होंने पैसे खाए हुए हैं, बदगुमानियाँ की हुई हैं, अब क्या बताएं, हार तक उठाए हुए हैं लोगों ने, जो गेस्ट वाले हार थे वो भी मिले, उनको भी सेनेट का इलेक्शन के लिए टिकट दे दिया पार्टियों ने। जो पार्टी देने वाले, टिकट देने वाले लोग हैं, उनके भी देखें ना, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई यानी क्या कहना चाहिए, उनके कोई लेवल ही नहीं है। यानी एक पार्टी एक ऐसे बंदे को टिकट दे रही है जो कि नॉन किस्म का बदमाश है, नॉन किस्म का मनी लॉन्ड्रर है, नॉन किस्म की उसकी सारी हरकतें हैं। तो अब इसका जो टिकट देने वाले हैं उनको भी चाहिए ये बात सोचें, और जो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो भी। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। बहरहाल मेरी दुआ है पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, बहुत आपके लिए भी दुआएं हैं और इस मुल्क के लिए भी दुआएं हैं। ये बड़े मुश्किल मरहले हैं, बहरहाल अल्लाह ताला हम पे भी रहम करे, सब पे रहम करे, लेकिन मेरी दुआ है कि साफ़ शफाफ हों ताकि हम सुरखरू हों आइंदा। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड जाफर रिजवी साहब, आपने कनाडा हाईलाइट्स को वक्त दिया और अपने तज्जिए को हमारे सामने रखा, और यकीनी तौर पे ये बात बिल्कुल हकीकत पे मबनी है कि अच्छाई की उम्मीद वहीं रखी जा सकती है जहां पर नीयतों का साफ होने का बड़ा इसमें एक इम्कान हो। लेकिन अब सेनेट के इंतखाबात के बाद क्या नताइज होंगे और पाकिस्तान की सियासत पे इसका क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर होगा और तहरीक इंसाफ के लिए मजीद क्या चैलेंजेस सामने आएंगे, ये तमाम तर सूरत हाल आने वाले दिनों में भी वाज़ेह हो सकेगी। आज कनाडा हाईलाइट से फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।